Good morning, students. I am Mrs. Amrita Ekka with the concluding part of आईने अकबरी. Good morning, students. आज हम आईने अकबरी के इस आखिरी सेशन में हैं और इस सेशन में हम जमींदारों और मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले हम रूरल कम्युनिटी या ग्रामीण समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे. मुगल काल में किसान, पंचायत और गांव का मुखिया ग्रामीण समुदाय के प्रमुख घटक थे और भारत की बहुत बड़ी आबादी गांव में ही निवास करती थी. कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया था, इसलिए आबादी भी काफी बढ़ गई थी. कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और बागवानी में भी जो फायदे हुए थे, उसके कारण बहुत सी जो जातियां हैं, जैसे कि अहीर हो गए, गुर्जर हो गए, माली हो गए, ऐसी जातियों की स्थिति में काफी सुधार आया था और इनका जो जीवन स्तर है काफी ऊंचा हो गया था. जैसे कि गांव में पंचायतें होती हैं, यहाँ भी गांव में पंचायतें थी और यहाँ बहुत सारी जातियां एक साथ निवास करती थी. इसमें काफी विविधता पाई गई है पंचायतों में. पंचायत जो था वो एक तरह का अल्पतंत्र था, यानी कि कुछ लोगों द्वारा ही शासन चला जाता था और कुछ लोगों के हाथों में ही जो शासन है निहित थी और गांव में विभिन्न संप्रदाय एवं जातियों का प्रतिनिधित्व करता था. पंचायत जो था वो जो भी फैसले लेता था वो ग्रामीणों को मानना पड़ता था, यानी कि ग्रामीणों को मान्य था. और जो पंचायत का सरदार था उसे मुकद्दम या मंडल के नाम से कहा जाता था. पंचायत का एक और ये भी कार्य था कि वो देखती थी कि समुदाय के जो लोग हैं वो सारे नियम कानून हैं जो पंचायत द्वारा जो भी बनाए गए हैं वो सभी का पालन कर रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था या फिर उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता था. इस प्रकार जो पंचायतें थी वो अलग अलग गांव में अलग अलग थी, निर्भर करता था और कभी कभी अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायतें होती थी. इस प्रकार जो गांव था ये एक तरह से भारतीय गांवों को एक लघु गणराज्य कहा गया है. जो अंग्रेज अफसर थे, जो ब्रिटिश थे, और ये जो किसान थे ये मुख्य रूप से कपास, रेशम और नील जैसी नकदी फसल को उगाते थे और ये व्यापार भी करते थे. So students, we will be discussing about the rural community. In the Mughal period, the farmers, the panchayat and the head of the panchayat, who was called the mukhya, were the main elements of the rural community. Due to increase of production, there was increase in population too, and due to the increase in animal husbandry or gardening, there was rise in status of various tribals like Ahir, Gurjar and Mali. In the villages there were many panchayats. It depended that different tribals had different panchayats. It was a type of oligarchy in which power rested in few hands of some people. The head of the panchayat was known as Mandal or Mukaddam. It was his duty to see that the people followed all the rules and regulations, and if it was not followed, he was fined or boycotted from the society. In this way, the panchayat in the village played a major role. It was often referred as a small republic by the British officials, and the farmers in the villages, they used to grow cotton, silk and indigo, which were also known as cash crops, and in this way they had trade relations with other villages and towns also. अब हम आगे देखेंगे जो ग्रामीण दस्तकार हैं या रूरल क्राफ्ट्समैन के बारे में. मुगल काल में दस्तकार भी काफी थे और काफी संख्या में थे. ये जो दस्तकार थे ये मुख्य रूप से ये कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई और सुनार थे और मुगल काल में इनकी संख्या काफी बढ़ गई थी. लगभग ऐसा माना गया है कि गांव में 25% जो थे वे दस्तकार ही थे और इनके द्वारा बनाए गए सुंदर निर्मित जो वस्तुएं थी, जैसे कि लोहार है वो बहुत सारे बर्तनों का निर्माण करते थे. जो सुनार है बहुत सारे सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे.
कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को निर्माण करके उसको रंगते थे। तो इस प्रकार ये जो हस्तशिल्प कला है इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, यानी बहुत ज़्यादा मांग थी दूसरे शहरों में। इसके अतिरिक्त जो खेतीहर परिवार थे वे और दस्तकार जो है वे आपस में सेवाओं का और वस्तुओं का विनिमय करते थे। मतलब खेतीहर परिवार उनको दस्तकारों को खेती करके अनाज देते थे, वहीं दूसरी ओर जो दस्तकार है वे अपनी सेवाएं देते थे। इस प्रकार विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। उस समय बंगाल में जजमानी व्यवस्था भी प्रचलित थी और इस जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को या इन दस्तकारों को रोज का भत्ता दिया जाता था और नकदी भी दिए जाते थे। So the rural craftsmen were in quite a large population in Mughal period. It's assumed about 25% of population were the craftsmen, which consisted of the potters, blacksmith, carpenters and goldsmiths, etc., who used to make various ornaments, pottery and create various masterpieces which were quite in demand in towns. The farmers and these craftsmen used to exchange their services with various goods. In Bengal, the Jajmani system was prevalent, in which allowances were given to these craftsmen, and in place of their services they were given different types of allowances and food. This was known as Jajmani system in Mughal period. इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि मुगल काल में महिलाओं की क्या भूमिका या स्थिति थी। मुगल काल में महिलाएं जो थी वो भी पुरुषों से कम नहीं थी, वो भी सारे कार्यों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधी मिलाकर कार्य करती थी। कृषि उत्पादन में पुरुषों के साथ काफ़ी कार्य करती थी, जैसे कि वो हल चलाती थी और वहीं घर में वे कटाई का कार्य करती थी, फसलों से दाना निकालती थी और घर में भी उन पास विभिन्न प्रकार के कार्य थे, जैसे सूत काटना, बर्तन बनाना और मिट्टी गूंदना, कढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें वे करती थी। लेकिन उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, कुपोषण के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई थी और समाज में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को विवाह करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी और बहुत से संप्रदायों में शादी के लिए जो दुल्हन थी उसकी कीमत अदा की जाती थी, मतलब एक तरह से दहेज दिया जाता था। महिलाएं की इतनी अहम भूमिका होने के पश्चात भी घर का मुखिया पुरुष ही होता था और जो भी दंड दिया जाता था वो महिलाओं को मिलता था, पुरुषों को नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति यानी कि उतनी अच्छी नहीं थी जितने की सम्मानजनक स्थिति जो प्राचीन काल में उन्हें प्राप्त थी। So apart from the craftsmen, we will also discuss about the condition or role of women in agricultural production. In the Mughal period, the women played an important role in agricultural production. They used to play important part in the fields. They used to plow the field as well with their male members. And back at home again, they used to cook food, look after the house, and do various other works like spinning, making utensils, etc., and do fantastic work of embroideries. And but in spite of all this, due to malnutrition, their health deteriorated, and the women were not allowed to marry once they had become a widow, and divorced women were also not allowed to remarry, and sometimes dowry was also paid. In spite of the important role, the head of the family was male. It was again a male-dominated society. Punishment was given to women, not men. So this shows that the condition of women was not good as compared to the ancient period. Now next, मुगल काल में अब हम जंगल और जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल काल में भारत का एक बहुत बड़ा जो भाग था वो जंगल था और इन जंगलों में विभिन्न जनजातीय कबीले रहते थे और इन जनजातियों की जीवन पद्धति जो थी वो शहरी समुदाय से काफी अलग थी और ऐसा माना गया है या मोटे तौर पर यह आंका गया है कि लगभग 40% भूमि वनों से
आच्छादित थी, यानी कि काफ़ी जो भूमि थी वो वनों से ही भरी हुई थी। और इन जंगलों में जनजातीय लोग रहते थे। और ये लेकिन पूरी तरह से इन्हें जंगली या पूर्ण तरह से जंगली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी, इनका जीवन शैली अलग था। ये जंगल में फल फूल और अन्य उत्पादक को खाते थे, कभी खेती करते थे, और इनकी खेती को स्थानांतरित खेती कहा गया है, और कभी ये आखेट करते थे। स्थानांतरित खेती उसे कहा गया है कि खेती करने के पश्चात वे उसका फसल प्राप्त करके वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते थे और दूसरी जगह फिर खेती करते थे। इसी को स्थानांतरित खेती कहा गया है। ये घुमंतू स्वभाव के थे और इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, इसीलिए उन्हें घुमंतू भी कहा गया है। खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। और इसमें बहुत सारी जातियां जो थी वे शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे। बाबरनामा में भी इन जंगलों का वर्णन किया गया है, और विशेष रूप से जंगलों पशु पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है। बाबर ने इनका वर्णन किया है और इनका सजीव चित्रण पेश किया है बाबरनामा में। और इन्होंने एक और बात की चर्चा की है कि ये जो जंगल थे ये एक रक्षा कवच था, जहां पर विद्रोही आकर छुप जाते थे। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जंगल इतने घने थे कि यहाँ पर आकर जो भी विद्रोही हैं वे आकर इन जंगलों में आकर शरण लेते थे। इसके अतिरिक्त मुगल सम्राट थे, यहाँ पर शिकार अभियान में जाते थे और जंगलों के विभिन्न भागों में जाते थे और यहाँ पर भ्रमण करते थे। तो इस प्रकार जंगलों का एक बहुत अहम भूमिका थी मुगल समाज में, मुगल काल में कह सकते हैं। और लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता पड़ी, धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा, इन जंगलों को काटा गया। और जब इन जंगलों को काटा गया तो इनकी जीवन शैली जो है वो काफ़ी प्रभावित हुई, जिसके कारण इनका जो जीवन है वो भी प्रभावित हुआ। जब इनके जंगलों में घुसपैठ की गई और जंगलों को जब काटा गया तो इनका जीवन बहुत ही रूप से, इनकी संस्कृति में भी बदलाव आया। कुछ कबीले जो हैं वे व्यापार में लग गए, कुछ बाहरी लोग से संपर्क में आ गए, और इस प्रकार जो इनकी अपनी अलग जो पहचान थी, वो जो अस्तित्व था वो नहीं रहा। उनकी संस्कृति जो है वो बदल गई और वे जाकर दूसरी जातियों से मिल गए, उनके संपर्क में आए, और उनका जो अस्तित्व था, जो विशिष्ट शैली थी, उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहा। So students, in this forest and tribes we see that in the Mughal period a large part of land was covered by forests in which various tribal clans they lived, and these people had this specific lifestyle. They used to hunt, gather food as a means of the livelihood. Apart from it, they also used to do shifting cultivation, in which they used to cultivate lands, and after obtaining the crops or after harvesting, they used to shift to other places to do farming, and hence it is called shifting cultivation. They didn't have a settled life. Various types of tribals used to live in these jungles, in these forests. In Babar's Babarnama also we see references of these forests, in which Babar he portrays a very lively picture of the beauty of the forest, about the various animals and birds in the forest, and he has referred the jungle as the protective cover, because here many of the people who were punished or used to run away, they used to take shelter here, or thieves came here and they took shelter here. So that's why it's known as the shelter place. Jungles or forests are known as shelter place of these thieves or culprits. The Mughal emperors also used to roam around for enjoyment or used to do hunting in this forest. So these tribals, they used to live a very peaceful life in these forests, but it was not so long when, due to expansion of agricultural lands, the forests were cut down, and once the forests were cut down, it affected their lives as well as their culture, because they came in contact with the outside world, and after being
in contact with the outside world or outside the town people, their culture changed or merged, and it was no longer the same as before. So in this way we see that due to agriculture, expansion in agriculture, their lives got affected and it completely changed their lives. अब हम देखेंगे जमींदारी प्रथा के बारे में, जमींदारों के बारे में। अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में जमींदारी प्रथा की जानकारी दी है। इसके बारे में हमने भी चर्चा की है। जो जमींदार थे विशेष रूप से वे ऊंची जाति के होते थे और ये कर एकत्रित करते थे सम्राट के लिए। और अबुल फजल के अनुसार ऊंची जाति के जो ब्राह्मण और राजपूत लोग हैं, ज़्यादातर यही लोग जमींदार थे। तो जमींदारों के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिसमें था कि जमींदार जो थे काफ़ी समृद्ध होते थे और उनकी व्यक्तिगत जो ज़मीन थी वो मिल्कियत कहलाती थी और इन ज़मीनों पर वे दिहाड़ी मजदूरों से काम करवाते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य यह था कि वो किसानों से कर वसूलते थे और ये कर वसूलते थे और राजकोष में जमा करते थे। तीसरी बात यह थी इनके बारे में कि ये आनुवंशिक थे और इनको ऐतिहासिक विरासत के रूप में ये अधिकार प्राप्त था। जमींदारों को राजस्व प्राप्त करने के बदले उसका कुछ हिस्सा भी मिलता था और आंकड़ों के अनुसार इन्हें 10% मिलता था, यानी कि जो भी वो एकत्र करते थे उसका 10% भाग इन जमींदारों को दिया जाता था। मराठों में जो मराठे थे उनमें चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर थे प्रचलित थे, यानी कि चौथ जो था वो 1/4 था और जो सरदेशमुखी था वो कुल लगान का 10% था। इस प्रकार जो मराठों में चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर प्रचलित रहे थे। जहाँ तक जमींदारों की बात है, वे काफ़ी शक्तिशाली भी होते थे। उनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, घुड़सवार होते थे, तोपखाने और पैदल सैनिक भी होते थे। और आईने अकबरी से भी काफ़ी उनके बारे में विवरण मिलता है, उनसे पता चलता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। और जमींदारों की जो अपनी मिल्कियत ज़मीन होती थी, यानी कि अपनी व्यक्तिगत जो ज़मीन होती थी उसे वो बेच भी सकते थे और इसे बेचने के लिए वो कभी बाज़ारों में या हाट में इसका आयोजन होता था, उसमें वे इसको बेच देते थे। जमींदारों के बारे में कुछ और बातें भी कही गई हैं कि जो जमींदार थे ये अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते थे, इन्हें काफ़ी स्वतंत्रता दी गई थी और ये राजा को निश्चित रूप से नजराने के तौर पर एक निश्चित राशि देते थे, जिसके बाद वे अपने जो क्षेत्र हैं उसमें स्वायत्त रूप से वे शासन कर सकते थे। So we'll see about the zamindari system. The zamindars were the people who were mostly of high class, and in Aine Akbari of Abul Fazl we also see references of zamindars. These zamindars were mainly very prosperous and they had the personal lands known as milkiyat, on which the farmers used to work on daily wages. The main job or main work of the zamindars was to collect taxes from the farmers for the state. The post of zamindar was mainly genetic. The zamindars used to collect the tax and give it to the state, and in place of that they used to get 10% of the total share, which was the fee. In the Marathas, among the Marathas, Chauth and Sardeshmukhi like taxes were prevalent, whereas Chauth refers to 1/4 while Sardeshmukhi refers to 10% of the total tax. So these two were prevalent in the Marathas, Sardeshmukhi and Chauth. Now, as already mentioned, the zamindars used to collect tax. They used to hold a very powerful position. This was so because they had their own troops, military troops, horsemen and cavalry, infantry. They used to have separately, and in times of war they used to help the kings also. So that's why they were very powerful, and the kings were not able to revolt against them. So that's why they used to hold a very powerful position. The zamindars could also sell the milkiyat or personal lands, and these were mainly sold in the regular bazaars which were held from time to time. Apart from all these facts, there are some other facts that these zamindars were
quite autonomous in the regions. In order to gain power, they used to give a fixed amount to the king in order to remain independent or autonomous in the areas, in the regions, and hence they ruled effectively. So students, हम देखते हैं इस आखिरी सेशन में आईने अकबरी का दस्तकारों के बारे में, जंगली जनजातियों के बारे में, और जो महिलाओं की क्या स्थिति थी और ग्रामीण समुदाय के बारे में। इस प्रकार ये चैप्टर अंत होता है आईने अकबरी का। होप यू फॉलोड माय लेक्चर एंड लाइक्ड इट। थैंक यू।